हेलो बच्चों, स्वागत अभिनंदन आप सबका एक्लॉन एजुकेशन पर। मेरा नाम है सुमित और आपके सामने एक बार फिर से मैं उपस्थित हो चुका हूं एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ। और रिवीजन सीरीज के अंडर हम लोग अभी साइंस के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, साइंस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 का ये दूसरा पार्ट है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। इसका एक पार्ट ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, वो जाके जरूर देखिएगा। ये दूसरे पार्ट में आज हम लोग क्या बातचीत करने वाले हैं उसके बारे में अभी मैं बताऊंगा, लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि चूंकि ये नया चैनल है तो आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए इस चैनल को, और अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए इस चैनल से जरूर जुड़िए। ये आपका अपना चैनल है, ठीक है ना। आज हम लोग क्या बात करेंगे, तो पिछली क्लास में जो कॉन्सेप्ट चल रहा था ना, उसी का कुछ पार्ट बाकी रह गया, तो उसको कंप्लीट करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस बात कर रहे हैं, और कॉमन इन एसिड बेस के ऊपर ही कुछ कॉन्सेप्ट को आज डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर आगे के कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। ये व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, है ना। तो वाटर सॉल्यूशन के साथ एसिड बेस का क्या होता है, और कोई एसिड कितना स्ट्रांग होता है, कितना वीक होता है, कोई बेस कितना स्ट्रांग होता है, वीक होता है, पीएच स्केल का कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी आज हमारे डिस्कशन का हिस्सा रहने वाला है। तो ये सारे पॉइंट्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके सारे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या बात करेंगे, पहला टॉपिक क्या है, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर। एक एसिड किसी बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या होता है। आमतौर पर आपने ये शायद सुना होगा कि जब कोई एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। जैसे मान लीजिए ये HCl है, ये एसिड है, आप पहले से जानते हो। NaOH एक बेस है, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो इनके रिएक्शन से Na और Cl एक साथ आएंगे, NaCl बनेगा और OH और H मिलकर के H2O बना देंगे। तो ये एसिड है, ये बेस है, दैट मीन्स एसिड बेस से रिएक्ट कर रहा है। तो NaCl एक कॉमन सॉल्ट होता है, सॉल्ट बन रहा है, टेबल सॉल्ट जिसको हम लोग नमक के रूप में जानते हैं, और वाटर बन रहा है। तो एसिड अगर बेस से रिएक्ट करता है तो ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से चलता है, और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एसिड ने बेस को, बेस ने एसिड के इंपैक्ट को न्यूट्रलाइज किया है, दैट इज समथिंग न्यूट्रलाइजेशन। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट अलोंग विथ वाटर। ये पॉइंट आप याद रखोगे, सिंपली याद रखना है। So the reaction between an acid and base to give a salt and water is known as neutralization reaction. ठीक है ना, ये सिंपल सिंपल इसको न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। अब ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, HCl NaOH सॉल्ट बना, ठीक है ना, टेबल सॉल्ट इसको कहा जाता है। अभी ये सारे पॉइंट्स और भी जानना है आपको, इसको टेबल सॉल्ट कहते हैं। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन Z भी लिखो और S भी लिख सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इस रिएक्शन में क्या बना, क्या हुआ, क्या रिजल्ट क्या हुआ। देखो एसिड और बेस का रिएक्शन हुआ तो सॉल्ट बना, सॉल्ट फॉर्मेशन नंबर 1। दूसरा वाटर आया, ठीक है। और तीसरी चीज ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इवॉल्व हुआ, हीट आउट हुआ, है ना। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट वाटर के साथ साथ हीट को भी रिलीज करने का सिस्टम आप अनुभव कर सकते हो, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एक तरीके से, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात चलो न्यूट्रलाइजेशन के बारे में हमने एक बेसिक बात देख ली कि एसिड बेस के बीच के रिएक्शंस और उससे सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, अलॉन्ग विद इवोल्यूशन ऑफ हीट, वी कैन से दैट, ठीक है, डन, ओके। पर आप एक चीज यहां पे देख पा रहे हो, जल्दी देखो, आपको HCl के ऊपर क्या दिख रहा है। HCl के ऊपर सीधा एसिड नहीं लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि HCl तो एक पावरफुल एसिड है, मे भी शायद आप जानते होंगे, और बेस में भी NaOH एक पावरफुल बेस है। आप क्लियरली देखो, एसिड और बेस के बीच में ये पहला एग्जांपल है, रिएक्शन तो हो रहा है लेकिन दोनों एक जैसा स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है। तो जब दोनों एसिड और बेस एक ही जैसा हो, या तो दोनों स्ट्रॉन्ग हो या दोनों वीक हो, तो उससे जो सॉल्ट बनता है ना, उस सॉल्ट को न्यूट्रल सॉल्ट कहा जाता है। अपना टेबल सॉल्ट जो NaCl होता है, ये न्यूट्रल है,
क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बना है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसा हो रहा है जिसमें एक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है और बेस जो है वो वीक है, वो कमजोर है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच का रिएक्शन होगा, सॉल्ट तब भी बनेगा, लेकिन क्या वो न्यूट्रल होगा? नहीं, जो स्ट्रॉन्ग होगा उसका इंपैक्ट एसिड पे दिख जाएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल आप देखो, ये HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, अब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कंपैरेटिवली वीक बेस होता है उससे रिएक्ट कर रहा है, तो उससे एक सॉल्ट बना अमोनियम क्लोराइड, इसको कहते हैं NH4Cl। अब देख रहे हो यहां इस सॉल्ट को सीधा न्यूट्रल सॉल्ट नहीं या सॉल्ट नहीं लिखा गया है, इसको एसिडिक सॉल्ट लिखा गया है। क्यों? क्योंकि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग होता है उसका इंपैक्ट सॉल्ट पे आ जाता है। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि NH4Cl एक एसिडिक सॉल्ट है, क्यों है, तो आप कहेंगे क्योंकि ये NH4Cl जो अमोनियम क्लोराइड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बना है। जो स्ट्रॉन्ग होगा उसका इंपैक्ट सॉल्ट पे दिखेगा, और इवन इसका बिहेवियर एसिड की तरह होगा। जैसे एसिड पीएच पेपर को चेंज करता है ना, तो ये जो अमोनियम क्लोराइड है ना, जैसे रिजल्ट एसिड देता है उसी तरीके का रिजल्ट देगा, क्योंकि सॉल्ट सिर्फ सॉल्ट नहीं होता है, सॉल्ट या तो न्यूट्रल होगा NaCl की तरह, या फिर इसकी तरह एसिडिक होगा, एसिड के पहचान वाला H4Cl की तरह। लेकिन होने के लिए तो ऐसा भी हो सकता है ना कि मान लो एसिड वीक हो और बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग, ऐसा भी तो हो सकता है, उल्टा भी तो हो सकता है। तो ये तीसरा केस बन जाएगा। अगर एसिड वीक है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो जो सॉल्ट बनेगा उस पे बेस का इंपैक्ट दिख जाएगा, उस सॉल्ट को हम क्या बोलेंगे? बेसिक सॉल्ट। जैसे आप ये एग्जांपल देख लो, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड अलोंग विद एसिटिक एसिड, कंपैरेटिवली वीक एसिड जब रिएक्ट करता है तो सोडियम एसीटेट बनता है, ये वाला। इसको बेसिक सॉल्ट क्यों बोलते हैं? इसमें इसके अंदर बेस का फीचर आ जाएगा, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग था उसका फीचर तो आना ही है। तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा, उसको बेसिक सॉल्ट कहा जाता है, नंबर 2। और चौथा वैसे पहले जैसा ही है कि दोनों अगर एक ही जैसा है, दोनों वीक है तो भी न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, और दोनों स्ट्रॉन्ग है तो भी न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। जैसे एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों के दोनों क्या है? वीक है, इससे अमोनियम एसीटेट बनता है, ये न्यूट्रल सॉल्ट है। तो चौथा वाला और पहला वाला दोनों न्यूट्रल सॉल्ट है, क्योंकि दोनों एक ही जैसे एसिड बेस के कॉम्बिनेशन से बने। लेकिन सेकेंड एंड थर्ड क्या है? एक एसिडिक है, दूसरा बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड के कारण एसिडिक सॉल्ट बना और स्ट्रॉन्ग बेस के कारण तीसरे केस में बेसिक सॉल्ट बना। सो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो व्हाट वी कैन से दैट in the neutralization reaction, whenever an acid react with a base, then salt is formed along with water and heat भी निकलती है यहां से, ठीक है ना? एक्सोथर्मिक टाइप का होता है, ये आप याद रख सकते हो। और सॉल्ट कैसा बनेगा? न्यूट्रल बनेगा, एसिडिक बनेगा, बेसिक बनेगा, इट डिपेंड्स कि एसिड बेस किस तरीके का है। और उसके चारों केस आपने यहाँ फिलहाल देख लिए हैं, तो होपफुली ये पॉइंट थोड़ा सा आपको समझ में आ गया कि एसिड और बेस आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है। अब थोड़ा आगे बढ़े। नेक्स्ट, एसिड बेस के आपसी रिएक्शंस को तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि कोई एक एसिड है, ठीक है, और इसका रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ हो रहा है। मेटल ऑक्साइड मतलब जैसे कॉपर का ऑक्साइड, कॉपर मेटल है ना, तो कॉपर ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड हो गया। अगर सल्फर ऑक्साइड होता, सल्फर डाइऑक्साइड, तो वो सल्फर नॉन मेटल है, तो मैं उसकी अभी बात नहीं कर रहा हूं। फिलहाल मेटल ऑक्साइड जब किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या होता है? अगेन सॉल्ट बनेगा एंड वाटर बनेगा, ठीक है जी। अब एक चीज देखो, यहां पे एक इंफॉर्मेशन छिपी हुई है। क्या? एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बोल रहा हूं कि कॉपर ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हुआ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, ठीक बात है, कॉपर ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड हो गया, तो इसे एक सॉल्ट बना, कॉपर का क्लोराइड, CuCl2, कॉपर क्लोराइड है, सॉल्ट बना, दिस इज सॉल्ट। और ये वाटर भी बना, H2, ठीक है। अब अभी अभी हमने क्या देखा कि जब कोई एक एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है तो उससे सॉल्ट एंड वाटर बनता है, ये देखा ना हमने? बोलो हाँ। अब मुझे पता है ये एसिड है, HCl एक एसिड है, लेकिन मुझे मेटल ऑक्साइड का नेचर जानना है कि ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो क्या इनडायरेक्टली आपको यहां से पता चल रहा है कि मेटल ऑक्साइड किस तरीके के नेचर को शो करता है? क्योंकि हमें पता है कि सॉल्ट और वाटर यहां बन रहा है,
तो न्यूट्रलाइजेशन साइंस हमें कहता है कि सॉल्ट और वाटर बन रहा और उसमें एक एसिड है तो दूसरे को क्या होना चाहिए, बेस ही होना चाहिए, यानी मेटल ऑक्साइड नेचर में क्या होता है, अल्कलाइन होता है, बेसिक होता है। इससे ये भी तो पता चल रहा है मेटल के ऑक्साइड नेचर में बेसिक, क्योंकि एसिड से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड वो चीज देता है जो एसिड बेस से रिएक्ट करके देता है, तो इनडायरेक्टली तो इसका यही मतलब है ना कि ये बेस है। ये बात यहां से पता चल रही है बात है। अब एक्टिविटी में क्या है, वही चीज जो ये रिएक्शन लिखा हुआ है इसको एक्टिविटी में करके आप देख सकते हो। जैसे कि एक बीकर ले लो, ये यहाँ पे आप बीकर देख पा रहे हो, ठीक बात है, ले लिया भाई साहब, एंड टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड विच इज कॉल्ड मेटल ऑक्साइड, ये ले लिया इस बीकर के अंदर, ठीक है। एंड नाउ व्हाट इज दिस एक्टिविटी सजेस्ट, add dilute HCl slowly while stirring, इसमें HCl डालो, dilute HCl डालो, धीरे धीरे डालो। नोट द कलर, सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का कलर जो यहां पे दिख रहा है ना, ये हो जाएगा ब्लू ग्रीन, कुछ ग्रीन टाइप का इस तरीके का। ये किसके कारण हो रहा है, ये इसके फॉर्मेशन के कारण हो रहा है, कॉपर क्लोराइड के फॉर्मेशन के कारण, ठीक है। इस एक्टिविटी से यही पता चलता है, you will notice that the color of the solution becomes blue green, yes, why it is happening, and the copper oxide dissolve, although copper oxide में हमने acid मिला दिया ना, ठीक है ना। so blue green color of the solution is due to the formation of the product salt that is called copper chloride, जो बना था उसके कारण हुआ in this reaction। and general formula, general schematic diagram क्या हो जाएगा, metal oxide reacting with acid, salt is formed along with water, और इसका मैंने रिएक्शन पहले लिख दिया था, तो ये वाली जो लाइन लिखी हुई है ना कि नाउ राइट द बैलेंस इक्वेशन, ये ऑलरेडी डन है। और उसके बाद क्या पता चल रहा है, ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सिंस मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस विद एन एसिड, सो मेटलिक ऑक्साइड आर बेसिक, ये पहले ही बता दिया मैंने आपको, बेसिक इन नेचर। मेटल के ऑक्साइड अल्कलाइन होते, बेसिक होते, तो ये भी एक फैक्ट आपके सामने निकल के आ रहा है, आपसे पूछा जा सकता है नेचर ऑफ मेटलिक ऑक्साइड क्या होगा, ये रिएक्शन दे देंगे कि आगे रिजल्ट क्या बनेगा, कॉपर का क्लोराइड बनेगा, ये याद रखना है। कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन जो बनता है तो उससे जो ये वाला जो सॉल्यूशन था उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू ग्रीन हो जाता है, ये सब आपके लिए इनपुट है, ये पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से रखना है याद, और कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। चलो भाई साहब थोड़ा आगे बढ़े, अभी 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, एसिड का बेस के साथ कैसे रिएक्शन होता है, क्या बनता है, और उसी के एक सब एग्जांपल्स के कैटेगरी में मेटल ऑक्साइड को हमने एसिड के साथ रिएक्ट करके ये देख लिया कि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, वो भी डन है। अब थोड़ा सा एक और चीज देखो आप, एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड यहां पे है, ठीक है ना, नॉन, ये कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, इसके ऑक्साइड तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो चलो नॉन मेटल का कोई एक ऑक्साइड ले लिया एग्जांपल के लिए, CO2 नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ले लिया, ठीक है। अब हम इसे किसी बेस से रिएक्ट करते हैं, बेस पहले से ही पता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लाइम वाटर कहते हैं, ये ले लिया, ये ऑक्साइड है, नॉन मेटल का ऑक्साइड, और इसके साथ रिएक्शन हुआ, क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट, एंड दिस इज H2। सो ये पहले से ही हमें पता है कि ये बेस है। चलो नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर अभी नहीं पता है, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बेस है। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस वी ऑलरेडी नो react with carbon dioxide to produce a particular salt which is called calcium carbonate and water। तो हमें पता है इसके रिएक्शन से एक सॉल्ट बना, वाटर बना, अगेन ये न्यूट्रलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जानते हैं, ये जानते हैं, और ये पहले से पता है बेस है, तो इसको क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली एसिडिक, क्योंकि जब एसिडिक सब्सटेंस बेस से रिएक्ट करेगा तभी तो सॉल्ट बनेगा। तो नॉन मेटल ऑक्साइड किस नेचर का हो गया, इससे ये पता चलता है कि ये एसिडिक नेचर का। Since this is similar to the reaction between a base and acid, we can conclude here
नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक। अब इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं समझना है ये और क्यों हो रहा है, ये अभी रिएक्शन से आप चेक कर सकते हो, है ना। तो ये पॉइंट मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है। चलो ये पॉइंट भी डन है, कोई दिक्कत नहीं है जी। थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन? वी हैव ऑलरेडी डन दिस टॉपिक, ऑलरेडी डन। आप कहेंगे कहां? पिछले क्लास में बात कर चुके। एसिड बेस में कॉमन क्या होता है? अरे भाई साहब आप जानते हो ना, एसिड सॉर इन टेस्ट, शुरू में ही तो बताया था। सारे एसिड जो होते हैं ना स्वाद में खट्टे होते हैं, पहले से जानते हो। पीएच वैल्यू एसिड का 7 से कम होता है, ऐसा है कि किसी एसिड का पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है। कॉमन क्या है? 7 से कम पीएच वैल्यू। आप किसी का 7 से कम होगा मतलब 6 हो सकता है, किसी का 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, बट ऑल एसिड्स हैविंग वैल्यू पीएच वैल्यू लेस देन 7, दिस इज कॉमन ना। ऑल एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट, ये सब कॉमन चीज ही तो है। तो मुझे लगता है ये पॉइंट आप जान चुके हो। पहली चीज, these are the substances which have sour in taste, this is common ना, done, already done। बेस में क्या कॉमन है? these are the substances which are bitter in taste and soapy in touch, साबुन जैसा चिपचिपा। तो हर बेस में ये कॉमन हो गया ना, दिस इज कॉमन, नंबर 1। लिटमस पेपर वाला, ये भी तो कॉमन है क्योंकि सारे एसिड जो होते हैं ना, टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड या लिटमस पेपर रेड, ब्लू लिटमस टू रेड, ये कॉमन है। ये ऑलरेडी मैं डन मतलब बता चुका हूं पहले क्लास में, मतलब ये एक तरीके से नए हेडिंग के अंदर से तो रिपीट कर रहा हूं मैं। एवरी बेस टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, है ना। तो ये भी तो कॉमन चीज है ना। एसिड बेस में क्या कॉमन है? तो सभी एसिड जो होते हैं ना सॉरी टेस्ट होते हैं, कॉमन है। सभी एसिड जो होते हैं ना वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। सभी एसिड का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, यहां नहीं लिखा लेकिन ऐसे तो आप जानते हो, आगे पढ़ोगे, ये कॉमन है। सभी एसिड H प्लस, एसिड की पहचान है H प्लस आयन, इट्स एक्वस सॉल्यूशन गिव्स ऑलरेडी H प्लस आयन, जैसे HCl है। तो इसका एक्वस सॉल्यूशन आयनाइज होता है, ये H प्लस और Cl माइनस में टूटता है। तो H प्लस आयन एसिड की पहचान है, OH माइनस आयन बेस की पहचान है। तो OH माइनस आयन अगर कोई दे रहा है तो बेस है, वो तो कॉमन चीज है ना। तो ऐसे 3 कॉमन पॉइंट यहाँ पे लिखा है, लेकिन आप अपने तरफ से और भी 2-4 जोड़ सकते हो, जो कि ऑलरेडी मैं आपको पहले के इसका जो पहला लेक्चर हुआ था उसी में बता चुका हूं, ठीक है। सो नथिंग स्पेशल है। नाउ एक एक्टिविटी के जरिए कुछ चीजों को और थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्टिविटी 2.1 2.8 सॉरी, और इसमें क्या बताया गया है, क्यों बताया गया, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा समझो। देखो, एक हमने बीकर लिया, ये यहाँ पे आपको बीकर दिख रहा है, ठीक है, कांच का। इसमें ना एक सॉल्यूशन डाला, डाइल्यूट HCl, क्या लिखा हुआ है? एसिडिक सॉल्यूशन है, डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन है, ठीक है। और इसी सॉल्यूशन में एक रबर का कॉर्क लगा दिया। रबर एक इंसुलेटेड सब्सटेंस होता है, ये आप जानते हैं, लकड़ी, सूखी लकड़ी, रबर, ये सब होते हैं ना। तो रबर का कॉर्क कॉर्क लगा दिया। अब क्या है वो अभी पता चल जाएगा, मैं पहले इस एक्टिविटी में कर क्या रहा हूं वो देखो, ठीक है। एक सेकेंड, हेलो हेलो हेलो, यस, चलो आ जाओ, ये किया। अब इस कॉर्क में ना जो कील होता है ना, नेल, नेल, इसको 2 नेल को ऐसे इंसर्ट कर देते हैं कॉर्क में। नेल क्या होता है? कील, जिसको हम कहते हैं मेटल की बनी हुई चीज है ना, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यू नो दैट। लेकिन कॉर्क इज बैड, ये आप जानते हैं। तो इसको इस कॉर्क में, रबर कॉर्क में इंसर्ट कर दिया, और इस नेल के साथ ये तार लगा के, वायर लगा के, इसे बैटरी के साथ, एक इसके साथ एक इसके साथ, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर इसमें बल्ब लगा दिया, एक पूरा सर्किट बनाया और स्विच विच सब लगा दिया, सेट कर दिया। अब देखो करना क्या है, ये जो सॉल्यूशन है ना, पहले एग्जांपल में मैं कह रहा हूं कि डाइल्यूट HCl डाल रहा हूं मैं, और कील रखा, तार को रखा, बैटरी से जोड़ दिया, बल्ब भी एक लगा दिया होल्डर में। अभी स्विच ऑन करो, करंट फ्लो करो। जब आप स्विच ऑन करोगे ना, तो HCl के केस में ये बल्ब जलेगा, बल्ब विल ग्लो,
स्टार्ट ग्लोइंग, ये बल्ब है ना ऐसे जलना शुरू कर देगा। और देखो अगर ये स्विच ऑन कर रहे हो बल्ब जल रहा है तो अब कैसे ये करंट सर्किट कंप्लीट हो रहा है ये थोड़ा सा समझो। ये कील है इससे कनेक्टेड है और ये दूसरा कील है, अब दोनों कील एक दूसरे के टच में होंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सर्किट कंप्लीट रहेगा, मतलब करंट स्विच ऑन होगा तो करंट फ्लो होगा, बल्ब तो जलना ही जलना है। लेकिन यहाँ सिस्टम ऐसा कर दिया है कि दोनों कील एक दूसरे से पैरेलल है, कनेक्टेड नहीं है, और इन दोनों को ऐसे मटेरियल में इंसर्ट कर दिया गया है जो ऑलरेडी हम जानते हैं इंसुलेटर होता है, बहुत बैड कंडक्टर होता है, रबर का कॉर्ड। तो जहां से भी इन दोनों नेल्स के बीच में कांटेक्ट हो सकता था उसको ब्लॉक कर दिया गया है। बस ये नेल एक सॉल्यूशन में डूबा हुआ है। यहां कॉमन चीज जो इन दोनों नेल को कनेक्ट कर सकता है, दो चीजें कनेक्ट कर सकता है, एक रबर वाला और दूसरा ये सॉल्यूशन। और रबर ऑलरेडी हम जानते हैं बैड कंडक्टर है। दैट मीन्स अगर बल्ब जल रहा है तो इसका मतलब करंट जो फ्लो हो रहा है वो इस सॉल्यूशन के थ्रू हो रहा है। अब ये दोनों को कनेक्ट करने वाला पॉइंट है। अगर इसमें कुछ सॉल्यूशन वगैरह नहीं होता, खाली जगह होती है, तब तो करंट फ्लो ही नहीं होता, बल्ब जलता ही नहीं, क्योंकि सर्किट तो पूरा होना चाहिए ना। सर्किट पूरा होने के लिए यार तो दोनों नेल को ऐसे कनेक्ट कर दो, जो कि नहीं करना है। आपने दोनों को तो ऐसे रखा है, कनेक्ट होने नहीं दिया है, लेकिन कनेक्ट फिर भी हो रहा है, वो भी इस सॉल्यूशन की वजह से। तो इसमें करंट पास हो रहा है, इसके थ्रू करंट पास हो रहा है, तो ये कंडक्टर है। अगर इसमें इसकी जगह पे आप कुछ ऐसा सॉल्यूशन डालोगे जैसे ग्लूकोज डाल दिया, और फिर आप ये इसको हटा करके आप इसकी जगह पे ग्लूकोज डाल दोगे और फिर स्विच ऑन करोगे, बल्ब नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि ये सॉल्यूशन करंट को कंडक्ट नहीं करता होगा, पक्का नहीं जल रहा है मतलब नहीं कर रहा है। आप करके देखो। और वैसे भी ये आयनिक कंपाउंड है, HCl H प्लस NCl माइनस, आयनाइज हो रहा है, H एसिड H प्लस आयन दे रहा है। ग्लूकोज कोवेलेंट है, ग्लूकोज सॉल्यूशन में आयंस नहीं होंगे, है ना। ये चीज यहां पे देखो क्या किया गया है, ये मैं नहीं बोलूंगा, आपको बस सिंपली बता रहा हूं कि इसमें हुआ क्या है, ठीक है ना। टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, 4 सॉल्यूशन लेना है अलग अलग करके, 4 एक्सपेरिमेंट करो। ग्लूकोज को लो, एल्कोहल को लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और बाकी सारा कुछ आपको बता दिया कैसे फिक्स करना है। अब आप देखो कि किस केस में बल्ब ग्लो करेगा। The bulb will start glowing in each case of acid, जब भी एसिडिक सॉल्यूशन आप डालोगे ना, सो बल्ब उसमें ग्लो करेगा। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को ये सॉल्यूशन कंडक्ट कर रहा है। इसमें आयंस है, लेकिन अगर ग्लूकोज या फिर अल्कोहल लोगे, बल्ब विच विल नॉट ग्लो, नो ग्लोइंग। But you will observe that glucose and alcohol solution do not conduct electricity, तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। Glowing of bulb indicates that there is a flow of electric current through the solution and the electric current is carried through the acidic solution by ions। तो इसमें ये गुड कंडक्टर है, इसके थ्रू सर्किट पूरा हो गया, बल्ब जला। लेकिन इसमें नहीं हो सकता, इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है। एंड एज यू नो दैट एसिड कंटेन्स H प्लस आयन एज केटायन, जैसे HCl की बात करें तो H प्लस आयन पॉजिटिव आयन मतलब कैट आयन, ठीक है। और इसमें जो नेगेटिव आयन है Cl माइनस, ये भी है, इसको कहते हैं एनायन, पॉजिटिव कैटायन, नेगेटिव एनायन, ठीक है। फॉर एग्जांपल HCl। लेकिन अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं HNO3 या फिर H2SO4, ये सब भी एसिड है, ठीक है ना। तो इसमें केटायन जो है ये तो H प्लस है, लेकिन एनायन बदल गया, NO3 माइनस, ये एनायन है। तो H प्लस आयन तो कॉमन है ना एसिड में, इसमें भी H प्लस आयन है। एसिडिक एसिड लेते हो CS3
COOH। जब ये आयनाइज्ड होता है तो CH3COO माइनस प्लस H प्लस। So in all cases, these all are the different acid, but we can see that H plus ion is common. Since the cation present in acid is H plus ion, this suggests that acid produce hydrogen ion, H plus ion, in solution, which are responsible for their acidic properties. H plus ion इसकी एक पहचान है. Repeat the same activity using alkalis such as sodium hydroxide, calcium hydroxide. What you can conclude from the result? अल्कली में भी ये होगा, करंट पास होगा, उसमें भी आयंस होते हैं, OH माइनस आयन, Na प्लस OH माइनस आयन, ठीक है ना. तो दिस इज द केस. अब एक और एक्टिविटी है, थोड़ा सा इसको भी समझ लो, इसमें भी कुछ पॉइंट है, कुछ जानकारी है, काम की जानकारी है भाई साहब. 2.9 में क्या है? What happened to an acid or base in water solution? आगे बात करेंगे, ठीक है. फिलहाल एक्टिविटी में क्या है इसको भी थोड़ा सा समझो. देखो, एक टेस्ट ट्यूब लिया, बोलो हाँ लिया, ये वाला ले लिया, ठीक है. एक्टिविटी से ही पहले मैं शुरू करता हूं, और इसमें नमक डालो, सोडियम क्लोराइड NaCl डाल दिया, NaCl सॉलिड मटेरियल डाला, ठीक है, रखा. और इसमें धीरे धीरे ना आप कॉन्संट्रेटेड H2SO4 एसिड है या फिर कोई और भी अन्य एसिड डाल सकते हो. इस तरीके का H2SO4 डाला आपने, ठीक है ना, इसके अंदर. अब देखो NaCl और H2SO4 सॉल्यूशन, जब इन दोनों को एक दूसरे के साथ रखोगे तो नॉर्मल लो टेम्परेचर पे जो रिएक्शन होगा उससे ये प्रोडक्ट बनेगा, सोडियम बाइसल्फेट. एंड HCl, अगेन HCl एसिड गैस के रूप में यहां निकलेगी. चलो ठीक है. अच्छा, बहुत लोगों को ये भी पता है कि ये एक और रिएक्शन शो करता है, तो वो टेम्परेचर पे बदल जाएगा प्रोडक्ट, है ना. अभी फिलहाल मैं नॉर्मल टेम्परेचर की बात करूं तो ये रिएक्शन कहीं से गलत नहीं है, सही है, ठीक है ना. आपने कहीं और रिएक्शन कुछ पढ़ा है तो उसमें पक्का टेम्परेचर का फैक्टर होगा, ठीक है. फिलहाल इस नॉर्मल टेम्परेचर लो टेम्परेचर की बात करें कि NaCl इन सॉलिड स्टेट रिएक्ट विद H2SO4, NaHSO4 बना और HCl गैस निकली, ठीक है. अब यहां पे देखो, इस गैस को ना, जो HCl गैस निकली है, इसको डिलीवरी ट्यूब से थोड़ा सा निकालो इसको, और इसके पास ये मान लीजिए, मैं कहता हूं ये डिलीवरी ट्यूब है, यहां से HCl गैस निकल रही है, और इसके पास आप लिटमस पेपर को ले जाओ, LP. और बस आपको देखना यह है कि दो तरीके का लिटमस पेपर रखो. एक लिटमस पेपर जो थोड़ा गीला हो, मॉइस्ट लिटमस पेपर लाओ, और दूसरा ड्राई लाओ. आप क्या देखोगे, आमतौर पर एसिड और लिटमस पेपर का क्या रिजल्ट आता है? एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, ऐसे तो आप जानते हो. लेकिन जब आप इसके पास ब्लू लिटमस पेपर को लाओगे और वो भी गीला वाला, गीला मतलब उसमें पानी, तो फिर ये रेड करेगा. लेकिन अगर ड्राई लिटमस पेपर को लाओगे ना, जिसमें पानी नहीं है, तो वो रेड नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा कलर. ये रिएक्शन होता है. HCl के पास HCl गैस के रूप में निकल रहा है डिलीवरी ट्यूब से, आप लिटमस पेपर को ला रहे हो. लिटमस पेपर एक मॉइस्ट है, गीला है, और दूसरा ड्राई है, तो गीले में H2O होगा और इसमें नो H2O. इसमें आप देखोगे ब्लू जो है, ये लिटमस पेपर रेड हो गया, इसमें नहीं हुआ, नो चेंज, ठीक है. और HCl कोई सॉल्यूशन नहीं है, गैस है. तो यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट कि ड्राई वाला चेंज नहीं हो रहा है. So this experiment suggests that hydrogen ions in HCl are produced in the presence of water. The separation of H plus ion from HCl molecules cannot occur in the absence of water. तो वो सारा खेल H plus ion की वजह से हुआ. अगर पानी है HCl के साथ, तब वो पानी के साथ H plus ion में वो सेपरेट होता है. ये देख रहे हो, वाटर और HCl रिएक्ट करके H3O+ बना रहा है, इसी को शॉर्ट में हम लोग H+ बोलते हैं.
हाइड्रोजन आयन जो है ना, H प्लस आयन अलोन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये ऑलवेज, जैसे आप H प्लस आयन बोलते हो ना, तो H प्लस को क्या लिखा जाता है, ऐसे H प्लस ना लिख करके एक्वस ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। ये इंडिकेट कर रहा है कि H प्लस पानी के साथ ही एग्जिस्ट करता है, अकेले H प्लस नहीं रहता है। तो दिस H प्लस इज एक्चुअली H3O प्लस होता है, जिसमें H2O आ गया और H प्लस आ गया, तो ये दोनों एक ही चीज है। दस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H प्लस एक्वस ब्रैकेट में लिखा जाता है, खाली H प्लस नहीं लिखा जाता, और इसी को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो दोनों एक ही चीज है, ये ध्यान रखोगे। एक नई चीज तो ये हो गया आपकी जानकारी के लिए, अकेले H प्लस आयन नहीं रह सकता। और ये जो ड्राई लिटमस पेपर वाला चेंज नहीं हुआ था, ये इसी वजह से, क्योंकि उसमें पानी नहीं था, और जिसमें पानी था उसमें तो वो H प्लस आयन वाला चीज आया, बना, एग्जिस्ट किया, रिजल्ट आपको मिला, ब्लू से रेड हो गया। सो दिस एक्टिविटी बेसिकली सजेस्ट, अब इस एक्टिविटी के जो प्रोडक्ट निकल के सामने आ रहे हैं वो और भी दिलचस्प है कि क्या H प्लस आयन अकेले रह सकता है? नहीं, पानी के साथ। इसीलिए जब भी कभी आप H प्लस आयन को कहीं भी लिखा हुआ देखोगे ना, मैंने भी कहीं लिखा था तो शायद H प्लस जरूर लिखा होगा, अगर नहीं लिखा है तो वो जल्दी जल्दी में लिख दिया होगा, ठीक है ना। ये देखो H प्लस है ना, ये एक्वस होता है, मतलब पानी के साथ अकेले नहीं रहता है। दिस H प्लस आयन इज इक्वल टू दिस हाइड्रोनियम आयन, एक ही चीज है, ठीक है, याद रखो क्या। डन है, चलो। वी हैव सीन दैट एसिड गिव्स नाउ H3O प्लस, इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, और यही H प्लस आयन भी है। अगर आपने H प्लस आयन एक्वस लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, ये आप इसकी बात कर रहे हो, ठीक है, डन है। और H प्लस आयन इन वाटर। लेट अस सी व्हाट हैपेन व्हेन अ बेस डिसॉल्व इन वाटर। अगर पानी में बेस डिसॉल्व होता है तो क्या होता है? देखो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉलिड रूप में है, पानी के साथ इसका रिएक्शन होगा तो ये Na प्लस और OH माइनस एक्वस सॉल्यूशन में टूट जाएगा। बेस की पहचान है OH माइनस आयन, एक्वस मतलब पानी के साथ, KOH K प्लस और OH माइनस, MgOH2 Mg प्लस प्लस OH माइनस। सो जैसे H प्लस आयन एसिड की पहचान है, वैसे बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन, दैट इज OH माइनस आयन इन वाटर। एंड यू नो दैट बेसिस जो होते हैं ना, कुछ बेसिस ऐसे होते हैं विच आर सॉल्युबल इन वाटर। जो बेस वाटर सॉल्युबल होते हैं ना, उन्हीं को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अल्कली कहा जाता है। वाटर soluble bases are called alkali. So you can say that all alkalis, कुछ alkalis water soluble होते हैं, कुछ नहीं होते। All alkalis are bases. Can I write? Yes. But all bases are not alkalis. Only water soluble bases are alkalis. क्या लिखा है ये? All bases do not dissolve in water. Yes. An alkali is a base that dissolves in water. They are soapy, bitter and corrosive. Never taste or touch them casually. It may cause some harmness. है ना, खतरनाक भी हो सकता है, तो ऐसे टेस्ट मत करो, ऐसे जरूरी, जब तक जरूरत ना हो ऐसे टच मत करो, क्योंकि केमिकल्स है ना। So all bases do not dissolve in water. Some bases dissolve in water, and water soluble bases are called alkali. So all alkalis are bases, but all bases are not alkali. Only water soluble bases are alkali. So that is the case. अब अगर ये H प्लस आयन और OH माइनस आयन एक्वस है, ये दोनों मिलेगा तो क्या होगा? H2O ही तो बनेगा। एसिड बेस का जो रिएक्शन होता है उसमें हमने जो सॉल्ट देखा है उसका एक डायग्राम अब ये क्या हो जाएगा कि H प्लस और OH जो है ये H2O बना रहा है, और बाकी जो बच गया वो सॉल्ट बना रहा है। तो न्यूट्रलाइजेशन का एक फाइनल स्ट्रक्चर ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि एसिड का H प्लस और बेस का OH माइनस H2O बनाएगा, और जो बच गया X और M ये बनाएगा कोई सॉल्ट।
सो दैट इज द केस। ये चीज यहां पे लिखी हुई है। तो यहां तक हमने डन कर लिया। अभी एक और बात यहां पे समझो कि जब कोई एसिड और बेस, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे एसिड होते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत खतरनाक टाइप के, डेंजरस होते हैं, और कभी कभी ना हमें एसिड और बेस को डाइल्यूट करना होता है उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए। डाइल्यूशन, जितना आप डाइल्यूट करोगे किसी एसिड या बेस को, तो उसकी शक्ति उसी हिसाब से डिसॉल्व होती है, कम होती है ना। सवाल यह है कि पानी के जरिए अगर एसिड को हम डाइल्यूट करते हैं तो उसका क्या साइंस है, कैसे ऐसे सीधे एसिड में पानी मिला दें। देखो एक चीज देखो, अगर किसी कंटेनर में ऑलरेडी पावरफुल एसिड है, H2SO4, HCl जैसे खतरनाक टाइप के जो मिनरल एसिड होते हैं, और इसमें आप इसको डाइल्यूट करने के लिए बिना सोचे समझे आप सीधे पानी डालोगे इसमें, ये अलाउड नहीं है, दिस इज नॉट अलाउड। एसिड टू वाटर, नो वे। क्यों? क्योंकि ऐसे एसिड में पानी ऐसे सीधा डालोगे, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक तो जिस शीशे में एसिड को रखा गया है यहां बहुत गर्मी निकलेगी, और एक तो ये उछल सकता है, और ये पावरफुल एसिड है, तेजाब है एक तरीके से, तो जो आसपास है उसको खतरा है, ये शीशा टूट सकता है, दुर्घटना हो सकती है। तो दिस इज नॉट अलाउड। आपको डाइल्यूट करना है ना, करो, उसके लिए एक तरीका है। पहले ना कंटेनर में पानी रखो, एसिड नहीं रखो, पानी रखो यहाँ पे, और इस पानी में एसिड डालो, ना कि एसिड में पानी डालो, और वो भी धीरे धीरे। देख लो एसिड आ रहा है इसके अंदर, धीरे धीरे मिलाया जा रहा है। पानी में एसिड मिलाओ चलेगा, एसिड में पानी मिलाना खतरनाक होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। दिस इज द क्वेश्चन, ये एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। एंड केयर मस्ट बी टेकन while मिक्सिंग concentrated नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में भी पावरफुल एसिड विथ वाटर। तो ध्यान रखना है कि कैसे करना है। The acid must always be added slowly to water with constant stirring। हल्का हल्का डालते हुए, हिलाते हुए उसको मिक्स करना है। एसिड ऐड करना है वाटर में, ना कि एसिड में वाटर ऐड करना है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पानी में धीरे धीरे एसिड मिलाना है, ना कि एसिड में पानी। ये पहला वाला अलाउ है, दूसरा वाला अलाउ नहीं है, ठीक है। इफ वाटर, क्या होगा अगर दूसरा वाला चीज करेंगे तो, इफ वाटर इज एडेड टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न। ये मिक्सचर बाहर आ सकता है, हीट के कारण कांच टूट सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन। इस तरीके का वार्निंग साइन होता है ऑन द एसिड। खरीद के आप लाते हो ना, या एसिड काम के लिए, बहुत सारे काम होते हैं एसिड के, तो इंडस्ट्री वगैरह में भी जब एसिड रखा जाता है तो इस तरीके का वार्निंग साइन जरूर लिख दिया जाता है उस कैन के ऊपर, सल्फ्यूरिक एसिड के बोतल के ऊपर, या सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के कंटेनर के ऊपर, कि सावधानी से डाइल्यूट करना है, ठीक है ना। देख लो ये डैमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बेस के लिए भी और एसिड के लिए दोनों आपको ध्यान रखना है। सो बेसिकली ठीक है, तरीका हमें पता चल गया, लेकिन होता क्या है, जैसे हमने चलो पानी में ही एसिड को डाल के उसको डाइल्यूट कर दिया, तो अगर कोई एसिड डाइल्यूट हुआ, तो डाइल्यूट का क्या मतलब है, उसका जो पहले का पावर था वो कम हो गया, लेस, ठीक है ना। ये वो मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर result in decrease in the concentration of H plus ion और मे बी OH minus ion। क्योंकि अगर डाइल्यूट हुआ है तो H प्लस आयन लेस हुआ है, या बेस है तो OH माइनस आयन वॉल्यूम के हिसाब से लेस हुआ, क्योंकि पानी उसके साथ मिल गया है, तो उससे उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है, ठीक है ना। एंड इसी प्रोसेस को डाइल्यूशन कहते हैं, डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस। और डाइल्यूशन करना, क्योंकि पावर अगर आपको कम करना है तो उसमें पानी मिला करके आपको करना होगा, लेकिन पानी एसिड में मिलाओगे ये इंपॉर्टेंट है, ये पानी में एसिड मिलाओगे ये इंपॉर्टेंट है। तो दोनों मैंने आपको बता दिया, तो दोनों केस आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। सो डाइल्यूशन इज अ प्रोसेस, यू कैन सी दैट।
अब अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि व्हाट हैपेंस व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ बेस इन टेस्ट ट्यूब, मतलब न्यूट्रलाइजेशन में एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो क्या होता है। कुछ अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ा है, तो क्या इसका आंसर आप दे सकते हैं। पहला इनपुट है कि द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस। एसिड बेस जब रिएक्ट करता है तो हीट निकलती है या नहीं निकलती है। अगर हीट निकलेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, नहीं तो फिर नहीं बढ़ेगा। The temperature of the solution decreases, the temperature of the solution remains same and salt formation take place। तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है आप देखो, ठीक है, हमने देखा सॉल्ट बनता है, बनने दो सॉल्ट, फिर H2O और उसके साथ साथ हीट भी निकलती है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, नहीं, salt formation। So what I can say that 1 and 4, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लो आपका क्या है। Which of the following phenomena occur when a small amount of acid is added to water। मतलब वाटर है और इसमें एसिड धीरे धीरे करके, ये तो कर ही सकते हैं ना, अलाउ कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, डाइल्यूशन हो रहा है, सॉल्ट फॉर्मेशन। देखो ये कोई उसकी बात नहीं हो रही है, एसिड बेस के बीच के रिएक्शंस की बात नहीं हो रही है, तो सॉल्ट फॉर्मेशन तो इसमें नहीं होता है, ये वाला तो काट दो, तो ये कट गया ऑप्शन, है ना। ये न्यूट्रलाइजेशन भी नहीं है ना, तो दूसरा भी कट गया, तो दूसरा जहां जहां दिख रहा है वो काट देंगे। जो हमें पता है वो काट दिया हमने, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन तो एसिड बेस के बीच का रिएक्शन है, ये एसिड पानी का रिएक्शन बता रहा है, तो बेसिकली डाइल्यूशन हो रहा है ना, तो डाइल्यूशन तो हो रहा है, तीसरा तो हो रहा है, क्या आयनाइजेशन भी हो रहा है। अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तो पहला और तीसरा ही होगा, और वैसे ये होता है क्योंकि व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर, concentrated acid turns into dilute acid। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन ऑफ एसिड, इसी को बोलते हैं। A dilute acid is also called aqueous solution in which acid releases hydronium ion H plus ion and undergoes ionization। तो आयनाइजेशन भी तो हो रहा है, पानी मिलाने से H plus ion रिलीज होता है, तो आयनाइजेशन होगा और डाइल्यूशन होगा, ठीक। अब आ जाते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कि हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेसिस सॉल्यूशन, मतलब कोई एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है। देखो सीधी सी बात, अगर मैं एसिड के लिए बोलूं ना, तो हमें एसिड की पहचान पता है H प्लस आयन, और अगर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, मोर H प्लस आयन, सो पावर या स्ट्रेंथ विल हाई। अगर H प्लस आयन कम होगा तो स्ट्रेंथ, कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आयन का कम होगा किसी भी कारण से, मान लो पानी मिला दो, वो भी हो सकता है, तो स्ट्रेंथ क्या होगा, डाउन। और इस चीज, ये बेस के साथ भी लागू होता है, बेस में बस ये OH माइनस आयन, ये अप तो स्ट्रेंथ अप, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन डाउन तो स्ट्रेंथ डाउन, ठीक है ना। सो व्हाट वी कैन से दैट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H plus ions and OH minus ion produced respectively। एसिड के लिए H plus ion और बेस के लिए OH minus ion। If we take hydrochloric acid and acidic acid of the same concentration, एक HCl लिया सेम कॉन्सेंट्रेशन में, सेम अमाउंट कॉन्सेंट्रेशन मानो, और दूसरा ये ले लिया CH3COOH, से 1 मोलर ले लिया, ठीक है ना, सेम वॉल्यूम ले लिया, ठीक है, देन दीज प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ H प्लस आयन। अब इसमें जो H प्लस आयन होगा वो डेफिनेटली इससे अलग होगा अमाउंट के हिसाब से। एसिड दैट give rise to more H plus ion are said to be strong acid, and acid that gives
लेस H प्लस आयन आर सेड टू बी वीक एसिड। तो ये स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि ये मोर H प्लस आयन देगा, और ये वीक होगा, ये पक्का है। So which is strong and which is weak? You know that HCl is much stronger than CH3COOH. OH में क्या होता है, बेस में क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस मीन सॉल्यूशन इज मोर बेसिक एज हायर पीएच वैल्यू। अच्छा, अब यहां पे एक नया शब्द आ गया, पीएच वैल्यू। अब देखो, एक टर्म होता है पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू निकाला जाता है एसिड के केस में, और बेस में एसिड के लिए बोल रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा, कैसे निकालते हैं पीएच वैल्यू? पीएच का फॉर्मूला होता है पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन या पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसका फॉर्मूला होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर पता है तो इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो पीएच वैल्यू। इस फॉर्मूला को कैलकुलेट करने की बात अभी इतना ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिलहाल ये चीज जरूर आपको याद रखना है कि पीएच वैल्यू अलग अलग सब्सटेंस का निकलता है, और उसके आधार पर पीएच स्केल का केस आता है। और किसी भी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 0 से 14 के बीच में ही होता है। पीएच 0 से कम नहीं और 14 से ज्यादा नहीं। अगर इस 0 से 14 के बीच में किसी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू एग्जैक्टली 7 है, ना 7 से कम ना 7 से ज्यादा, तो ऐसे सब्सटेंस को न्यूट्रल कहा जाता है। इसमें कोई एसिड बेस नहीं होता। अगर एग्जैक्ट 7 आया, दैट सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। बट अगर किसी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू उससे कम आ रहा है, 7 से कम मतलब 6.5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 6.2 भी हो सकता है, 5.7 भी हो सकता है, तो पॉइंट नहीं ले रहा हूं, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरीके से मैं जा रहा हूं इधर की तरफ। तो ये एसिडिक है। जिस किसी भी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 7 से लेस होगा, 7 से लेस मतलब 6.3 भी हो सकता है, 6.4 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, एंड 3 भी हो सकता है, तो वो एसिडिक है। एंड 7 से ज्यादा होगा, 7 से ज्यादा 7.5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 8.5 भी हो सकता है, 10, 11 एंड सो ऑन। 14 से ज्यादा तो होगा नहीं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? बेसिक, मोर देन 7। अच्छा, एक और बात आपको ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि जब किसी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 7 से कम है वो एसिडिक है, लेकिन 7 से जितना कम होगा ना पीएच वैल्यू, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होती है। ये याद रखोगे आप। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बोलूं कि अगर कोई एक सब्सटेंस है जिसका नाम है ए, ये कोई एक सब्सटेंस है, इसका पीएच वैल्यू है 5 और बी का पीएच वैल्यू है 3, सो दिस इज मोर एसिडिक। और अगर सी का पीएच वैल्यू है 1, तो सुपर एसिडिक हो गया। जितना कम होगा पीएच वैल्यू किसी भी सब्सटेंस का, देखो आप 7 से आगे की तरफ बढ़ रहे हो ना, देखो जैसे जैसे आप 7 से 0 की तरफ बढ़ रहे हो, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना इंडिकेट कर रहा है इतना कॉन्सेंट्रेशन, इसमें इतना कॉन्सेंट्रेशन। तो जैसे जैसे आप 7 से 0 की तरफ जा रहे हैं, एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। तो 7 से कम अगर किसी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 6 है और किसी का 5 है, तो 5 वाला मोर एसिडिक, और 3 वाला उससे भी ज्यादा एसिडिक, 1 वाला तो सुपर एसिडिक। क्योंकि जब आप इधर की तरफ जा रहे हो, दैट मींस H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। सो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होना, दैट मींस पीएच डिक्रीज होना। ऐसे सीधा समझ। अगर बेस की बात करें तो क्या होगा? तो X नाम का एक सब्सटेंस है, इसका पीएच वैल्यू है 8 और Y का पीएच वैल्यू है 9। तो जैसे जैसे आप 7 से आगे की तरफ बढ़ोगे, देख रहे हो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इसमें इतना था, इसमें इतना है, बढ़ता जा रहा है। तो Y इज मोर बेसिक। और अगर Z का पीएच वैल्यू 9.5 है तो और ज्यादा बेसिक। यानी 7 से आगे की तरफ बढ़ोगे तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, और 7 से पीछे की तरफ बढ़ोगे जैसे जैसे नीचे की तरफ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। तो दिस इज द केस। कुछ सब्सटेंस का पीएच वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दिया है, ये याद रख सकते हो। देखो इसका पीएच वैल्यू हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1 है, सुपरलेटिव डिग्री का एसिड।
और सल्फ्यूरिक एसिड भी तो खतरनाक एसिड है ना, इसका भी पीएच वैल्यू लगभग इतना ही है, थोड़ा सा ज्यादा है। अगर इन दोनों में मैं चुनने के लिए बोलूं इस पीएच वैल्यू के आधार पर कि ज्यादा पावरफुल एसिड कौन सा है, तो आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड चुनोगे, क्योंकि पीएच जितना कम होगा 7 से, वो उतना ही ज्यादा पावरफुल एसिडिक होगा। इसमें H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। गैस्ट्रिक जूस, ये भी पावरफुल एसिडिक सब्सटेंस है। रेन वाटर 6.2 ऑल्दो एसिडिक है, लेकिन बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं है। लेमन 2.3 अच्छा खासा एसिडिक। मिल्क, दूध 6.5 ये भी एसिडिक है। 7 से जब ऊपर आएगा तभी बेसिक आएगा। सिरका, विनेगर, जिसमें एसिडिक एसिड होता है 2.8। प्योर वाटर एग्जैक्टली 7 न्यूट्रल है। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हम लोग पीते हैं 3 सवा 3 के आसपास होता है। एप्पल 3.1 एसिडिक। सी वाटर अल्कलाइन अच्छा खासा। तो इसका पूरा एक लिस्ट है। तो अब हम जज कर सकते हैं H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इवन पीएच वैल्यू के आधार पर कि कौन ज्यादा पावरफुल एसिडिक है या कौन कम पावरफुल एसिडिक है। ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। होपफुली आपने ये बात समझ ली। ठीक है, अच्छा एक पीएच पेपर होता है, पीएच पेपर, ये शायद पता नहीं आपने स्कूल में देखा नहीं देखा, देखा होगा, ऐसे ये खरीद के ला सकते हो आप। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है एक तरीके से, जो बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर है। पीएच पेपर एक इंडिकेटर है, ऐसे समझ लो, यूनिवर्सल इंडिकेटर। और ये जो स्ट्रिप होता है ना पीएच पेपर की, ये पत्ती जैसी है, इसके ऊपर अगर आप एसिड को डालोगे, देखो यहाँ पे एक एक केस बता दे रहा हूं, ये पीएच स्ट्रिप के ऊपर कलर चेंज को इंडिकेट कर रहा है। जैसे आपने पीएच पेपर के ऊपर कोई सब्सटेंस डाला, अगर वो एसिडिक है ना, ठीक ठाक एसिडिक है, तो उसका रंग ना येलो ऑरेंज की तरफ जाएगा। ये देख रहे हो आप, ये 7 से कम पीएच को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितना कम होगा ना वो उतना ही पावरफुल एसिडिक होगा। और पीएच पेपर अगर ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाए तो समझ लेना वो जो सब्सटेंस आपने पीएच पे डाला है वो अच्छा खासा एसिडिक है। अगर वो ग्रीन से ब्लू की तरफ जा रहा है, ब्लू से भी वायलेट हो जाए, तो समझ लेना वो अच्छा खासा बेस है। देख रहे हो आप, कुछ सब्सटेंस जैसे ये प्योर वाटर है जिसका पीएच मान 7 होता है, तो ग्रीन टाइप का रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइट ग्रीन। ब्लड हल्का सा 7 से ज्यादा होता है तो ये भी थोड़ा ग्रीन ही है। लेकिन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका पीएच वैल्यू 10 होता है, यानी ये बेसिक होता है, तो ये ब्लू टाइप का रिप्रेजेंटेशन कलर दिखा रहा है। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एकदम डार्क ब्लू दिखा रहा है। उसी तरीके से गैस्ट्रिक जूस ऑरेंज दिखा रहा है, तो लेमन जूस लाइट ऑरेंज दिखा रहा है। जितना ज्यादा ऑरेंज दिखाएगा समझ लो उतना ही पावरफुल एसिडिक होगा, है ना। तो पीएच पेपर से भी आप चेक कर सकते हो कि कोई कितना पावरफुल एसिडिक है, कितना पावरफुल बेसिक है। और डीप ब्लू हो रहा है तो बहुत मजबूत बेस है, ऑरेंज डीप हो रहा है तो मजबूत एसिड है, हल्का सा पीला हो रहा है तो एसिडिक है, ऐसे कह सकते हैं। ये भी एक केस है। अच्छा एक और चीज आप यहीं पे समझ लो, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इसके क्वेश्चंस आराम से आप कर सकते हो। अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोई एसिड है, उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, अगर एसिड को डाइल्यूट करते हैं, पानी मिलाते हैं इसमें, तो इसका पावर कम हुआ ना, पावर लेस। डाइल्यूट का मतलब तो ये होता है। और अगर पावर लेस हुआ तो पीएच वैल्यू क्या होगा, ज्यादा। क्योंकि अभी हमने क्या देखा, ए का पीएच वैल्यू 5 है मान लो, और बी का 6 है, तो ये ज्यादा पावरफुल होगा, पावर मोर होगा, इसमें एसिडिक शक्ति इसमें ज्यादा है। तो कहने का मतलब जब एक एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो उसका पावर कम होता है, ठीक बात है, लेकिन अगर पावर कम हो रहा है तो उसका मतलब पीएच इंक्रीज करेगा। अगर एक सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 3 है और अगर उसका 5 हो गया, एक का पीएच वैल्यू है 3 और दूसरे का पीएच वैल्यू है 5, तो ये वीक होगा ना। तो डाइल्यूट करने से पीएच वैल्यू इंक्रीज होता है, ये याद रखना है एसिड के केस में। ठीक है, क्योंकि डाइल्यूट मतलब कम पावरफुल, कम पावरफुल मतलब पीएच वैल्यू ज्यादा, यानी अगर 6.5 है किसी का पीएच वैल्यू वो एसिडिक है, और किसी का 2 है तो 2 वाला तो सुपर एसिड है ना। तो एसिड की शक्ति बढ़ना मतलब पीएच वैल्यू का कम होना, एसिड की शक्ति कम होना
पीएच वैल्यू का इंक्रीज होना, सो एसिड को डाइल्यूट करने से पीएच वैल्यू इंक्रीज होगा, नो कंफ्यूजन। और बेस में क्या है, अगर बेस को डाइल्यूट करोगे तो वो वीक बेस बनेगा, और वीक बेस का पीएच वैल्यू 7 से बहुत ज्यादा नहीं होगा, पीएच डिक्रीज होगा। जैसे एक्स का पीएच वैल्यू 8 है, मतलब x का 9 है और y का 8 हो गया। अगर पानी मिलाया, डाइल्यूट किया, तो ये 8 की तरफ जाएगा, और 8 की तरफ जाएगा तो पीएच डिक्रीज। सो 7 से ऊपर जब आप बेस को डाइल्यूट करोगे तो उसका पीएच डिक्रीज होगा, 8 से 7 आएगा, 9 से 8 आएगा। लेकिन जब आप एसिड को डाइल्यूट करोगे तो पीएच इंक्रीज करेगा, सो देयर इज नो कंफ्यूजन। ये ध्यान रखना है, क्योंकि जो सब्सटेंस जितना ज्यादा बेसिक होता है उसका पीएच वैल्यू उतना ही ज्यादा होता है, बट 7 से ज्यादा। और जो जितना पावरफुल एसिडिक होता है उसका पीएच वैल्यू उतना ही कम होता है, ठीक है। दिस इज द केस। अब ये एक एक्टिविटी है, अब आप इस एक्टिविटी को देखो। टेस्ट द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशंस गिवन इन टेबल, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। देखो मैं सीधा सीधा आपको बताता हूँ, जैसे सलाइवा है, खाने से पहले लार सलाइवा, और खाने के बाद सलाइवा पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, लेमन जूस, ये सब सब्सटेंस है। और आपके पास पीएच पेपर है अभी, जब आप इन सारी चीजों को पीएच पेपर पर एक एक करके डालोगे ना, तो आपको पीएच का कलर चेंज होगा पीएच पेपर का। मतलब एसिड होगा तो येलो ऑरेंज टाइप का होगा, बेस होगा तो ग्रीन, या बहुत ज्यादा बेसिक होगा तो ब्लू टाइप का होगा। तो आप अगर ये करोगे ना तो ये रिजल्ट मिलेगा इस एक्टिविटी में। जैसे खाने से पहले आपने सलाइवा को पीएच पेपर पे डाला, तो ये लाइट ग्रीन हल्का ग्रीन दिखाएगा, और हल्का ग्रीन दिखाना मतलब ये बेसिक है, 7.4 के आसपास इसका पीएच वैल्यू है, तो स्लाइटली बेसिक वी कैन से। लेकिन खाना खाने के बाद आफ्टर मील जब सलाइवा को उसी कंटेंट को आप पीएच पेपर पे डालोगे तो हल्का ये येलो दिखाएगा, यानी ये अब एसिडिक हो गया 5.8। सलाइवा दोनों प्रॉपर्टी को शो करता है, खाने के बाद हल्का मतलब पेल येलो पीएच पेपर पे रिजल्ट दिखाएगा, और खाने से पहले आपको हल्का ग्रीन दिखाएगा, तो हल्का ग्रीन मतलब बेस टाइप का। लेमन जूस ऑब्वियसली एसिडिक होता है, तो ये आपको या तो येलो या ऑरेंज या रेड टाइप का ही दिखाएगा, क्योंकि अच्छा खासा पीएच वैल्यू लेस होता है इसका। एसिड होता है तो पिंक रेड या येलो टाइप का अगर दिखा रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये एसिडिक है। पेल येलो, कलरलेस एरेटेड ड्रिंक जो होता है, कलरलेस एरेटेड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक्स जिसको हम कहते हैं, ये इसका पीएच वैल्यू 6 के आसपास, ये भी एसिडिक ही है। और कम होगा तो ये और थोड़ा सा डीप ऑरेंज की तरफ जाएगा। कैरेट जूस पीएच वैल्यू 4 के आसपास, तो ये ऑरेंज ही दिखाना चाहिए। 7 से कम होगा तो जितना कम होगा येलो से ऑरेंज की तरफ जाएगा। कॉफी, ये भी ऑरेंज की तरफ, ये भी एसिडिक है। टोमेटो जूस, ये भी एसिडिक, पीएच 4.1 के आसपास। टैप वाटर, ये न्यूट्रल है तो ये ग्रीन ही दिखाएगा, न्यूट्रल ग्रीन। और बेसिक भी शुरू में हल्का बेसिक ग्रीन ही होता है, लाइट ग्रीन, उसके बाद ब्लू की तरफ जाता है। NaOH अगर होगा तो ये 13-14 इसका पीएच वैल्यू हो जाता है बेस, तो ये या तो ब्लू दिखाएगा या एकदम ब्लू से भी डार्क में वायलेट दिखाएगा। और HCl एकदम रेड दिखाएगा, क्योंकि इसका पीएच वैल्यू और भी कम होता है। तो इस एक्टिविटी से आपको बहुत सारे सब्सटेंस का नेचर ऐसे ही पता चल जाता है पीएच पेपर के जरिए। तो कौन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका आइडिया पीएच पेपर के कलर चेंजिंग से मिल जाता है आपको, ठीक बात है। अगला पॉइंट, एक क्वेश्चन है, द पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक जूस रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन। गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू शायद एक लिस्ट में भी बताया था, गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू कितना होता है वैसे, ये वाला लिस्ट आप देखो। एग्जैक्टली नहीं पूछा है लेकिन 1.5-2 के आसपास होता है, तो 7 से तो कम ही हुआ ना, ये प्रश्न आसान है। लेस देन 7 लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं। Which of the following statement is correct about an aqueous solution of acid and base? ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं, पहले पढ़ो और खुद ही निकालो इसका आंसर। Which of the following statement is correct about the aqueous solution of an acid and base? Higher the pH, stronger the acid. मतलब एग्जाम्पल से चेक कर लो, अगर A का pH वैल्यू 6 है और B का pH वैल्यू 5 है, तो क्या 6 वाला ज्यादा पावरफुल एसिड होगा? नो, दिस इज रॉन्ग, गलत। हायर द पीएच वैल्यू, ये नहीं हो सकता है।
लोअर द पीएच वैल्यू स्ट्रॉन्गर द एसिड, क्योंकि जिसका पीएच मान 1 है 2 है वो ज्यादा पावरफुल एसिड होता है। तो ये तो गलत है और हमें ट्रू स्टेटमेंट ही चुनना है। तो पहला वाला मैंने काट दिया, ये भी काट दिया, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया मेरा, क्योंकि ये गलत है। हायर द पीएच वैल्यू वीकर द एसिड, हाँ पीएच वैल्यू अगर हायर है, जैसे कि एक का पीएच वैल्यू 6 है और दूसरे का 5 है, तो 6 वाला वीक एसिड होगा, ये बात तो हमने अभी भी देखा। तो ये तो सही है, दूसरा सही है, और दूसरा दोनों में है तो अभी तो कोई जानकारी मिली नहीं। अब तीसरा देखिए, लोअर द पीएच वैल्यू स्ट्रॉन्गर द बेस, ये रॉन्ग है। अगर x का पीएच वैल्यू 9 है, y का 10 है, तो y वाला ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। हायर द पीएच वैल्यू स्ट्रॉन्गर द बेस, तो ये हो ही नहीं सकता है। हाँ, लोअर द पीएच वैल्यू वीकर द बेस, ये सही है। दूसरा और चौथा समझ में आया? थोड़ा दिमाग लगाओ। पीएच वैल्यू जितना 7 से ऊपर के रेंज में मैं बोल रहा हूं, अगर कम होगा तो वीक बेस होगा, 8 होगा और 9 होगा तो 8 वाला वीक बेस होगा, 9 वाला पावरफुल होगा। तो लोअर पीएच मतलब लोअर वीक बेस, और लोअर पीएच मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड, है ना? दोनों की अपनी कहानी है। और सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, पीएच इज लाइकली टू, एक सॉल्यूशन है वो लिटमस पेपर रेड को ना ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो रेड को ब्लू में कौन कन्वर्ट करता है, एसिड या बेस? ये सोचो, अगर एसिड करता है तो 7 से कम होगा पीएच वैल्यू, और बेस करता है तो 7 से ज्यादा, और वैसे हमें पता है कि ये काम बेस का है, बेस ही ये काम करता है, तो इसका पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगा, और 7 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, डी। सो दिस इज डन। तो ये पॉइंट हमने अभी सक्सेसफुली डिस्कस कर लिया है। तो ये दूसरा लेक्चर था। अभी ये चैप्टर क्योंकि बड़ा है, तो इसके एक दो और लेक्चर आएंगे, तब जाकर के टॉपिक कंप्लीट होगा। तो अगले क्लास में मैं आपको इसके बाकी की कहानी को बताऊंगा, कंप्लीट कोर्स हो जाएगा उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैं कहूंगा सेशन को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो आप लोग अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ अगले क्लास में। ओके, बाय बाय।